Assalamu alaikum friends. This is your host Shahrukh Ali and back with another episode of my interview series. आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त अली अख्तर जमान साहब हैं। अली अख्तर जमान साहब के बारे में आपको अगर मैं कुछ बताऊं तो ये बहुत हमारे पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया का एक बहुत प्यारा शहर है स्वाबी, वहाँ से इनका ताल्लुक है। ही इज़ अ डिजिटल मार्केटर। वो हम इनसे ही पूछेंगे क्या होता है एंड a very nice person and highly a motivated person. So I present to you Ali Akhtar Zaman. Assalamu alaikum Ali. वालेकुम अस्सलाम। शाहरुख कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह अली, आप सुनाएं खैरियत से हैं? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। बस आज तो हमसे ही सुनेंगे क्योंकि आप एक होस्ट है और मैं एक गेस्ट हूँ। तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा जो भी सवालात आप पूछेंगे इंशाल्लाह। अली सवाबी का इस वक्त मौसम कैसा है? सबसे पहला सवाल। तो अभी का मौसम तो काफी ठंडा है। जैसे आज दोपहर दोपहर है, लेकिन आपको स्वेटर जरूर पहनना होगा क्योंकि आप अगर सलवार कमीज में पहनते हैं तो आपको जाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप ऐसे करके फिर चलना पड़ता है। तो फिर सर्दी ज्यादा है। सर्दी सुबह के वक्त तो जाहिर बात है, वो तो बहुत ही जो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। आपको एक ब्लैंकेट लेनी पड़ती है और स्वेटर्स डबल डबल पहनने पड़ते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग है। और बिजली की हालात भी इधर माशाल्लाह ठीक है, तो लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं है। और सवाबी तो पठानों का शहर है। यहाँ हर वो चीज मौजूद है, तारीखी लिहाज से भी। यहाँ अलेक्जेंडर द ग्रेट आए थे, उनका जो सामान है, इधर एक म्यूजियम है जिसका नाम है अंबार म्यूजियम। तो उसमें वो, जब आप कभी चक्कर लगाएं तो उधर देख सकते हैं। ऑडियंस में अगर कोई चक्कर लगाए तो मुझे टेक्स्ट करके मैसेज कर सकते हैं कि आई एम इन सवाबी and want to visit the museum and the historical places. इधर जो है ना, बहुत सालों पुरानी एक जगह है जहाँ बुद्धिस्ट रहते थे। रानीगढ़ उसे कहते हैं हम पश्तो में, लेकिन उर्दू में उसे रानीगढ़ कहते हैं। यहाँ टेक्सला हमारे साथ ही है, बिल्कुल नाइबर में रहते हैं। तो फिर अगर कोई दिल चाहे कि टेक्सला जाएं तो फिर टेक्सला ही चले जाते हैं विजिट के लिए। इधर हमारे पास तुरबेला डैम मौजूद है। गाजी में बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, पहाड़े हैं। स्नोफॉलिंग भी सर्दियों में होती है। लोग मरी जाते हैं, हम गाजी जाते हैं। तो यही छोटी मोटी बातें थी सवाबी के बारे में। सही। अच्छा, मेरी ऑडियंस को ये बताइए कि अली अख्तर जमान कौन है इटसेल्फ। जी, अली अख्तर जमान सवाबी से ताल्लुक रखने वाला एक छोटा सा पर्सनालिटी का मालिक है। मैं एक स्टूडेंट हूँ जो कि अभी ही प्री मेडिकल सेकेंड ईयर कर चुका हूँ, लेकिन मेरा आगे कोई एजुकेशन का इरादा नहीं है। एज अबाउट टू माई प्रोफेशन, जैसे डिजिटल मार्केटिंग और मनी मेकिंग स्किल हो गए, उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, ना कि डिग्रियों के पीछे भागकर या यूनिवर्सिटी जाकर। So I love online education and I love to learn online and work from home. दूसरी बात ये है कि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ। जैसे मैं सीखता भी हूँ, सिखाता भी हूँ, और इसके अलावा कुछ नहीं करता। बस सुबह कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करके फिर रात को 12 बजे सोता हूँ। यही मेरी जिंदगी है। बस इसी दरमियान खाना और नमाज, ये दो बातें हैं। गेम्स में खेलता था। गेम्स 3 साल हुए हैं मैंने कोई गेम नहीं खेला, लेकिन मुझ में एक एक होती है ना, एक नेगेटिविटी किसी चीज के बारे में होती है। तो मैं यंग जनरेशन को, मेरे जैसे यंगर्स को मैं देखता हूँ कि वो हर वक्त गेमों में या मोबाइल में या फिजिकल में गेम खेलते रहते हैं। तो फिर मुझे गुस्सा चढ़ जाता है कि इनका मोबाइल लेके या तो खत्म कर दूं
या इनको दिमाग में कोई इंजेक्शन मार के कि इनको समझ आ जाए कि वी आर वेस्टिंग अवर टाइम, जस्ट वेस्टिंग अवर टाइम। पाकिस्तान वैसे भी दिन ब दिन गुर्बत का शिकार हो रहा है, हमारे पॉलिटिशियंस भी गुर्बत के शिकार हो रहे हैं, बस सिर्फ यही कहते हैं अनफॉर्चुनेटली हमें लीडरशिप अच्छी नहीं मिली। लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो अल्लाह उस मुल्क पर वैसा ही हुक्मरान लाता है जिसके अवाम जैसे हों। तो अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए ईमानदारी के, पॉजिटिविटी से लाने के, क्योंकि हम खुद कमजोर हैं, हम खुद उन चीजों के पीछे लगे हुए हैं जो कि वेस्ट हमसे 100 साल आगे है, और हम जो वेस्ट में 100 साल पहले होता था वो वही पाकिस्तानी हम इधर कर रहे हैं। So we need to think about our time. Just time management is a key, consistency is a key. So यही थी बातें। आप अगला सवाल पूछे उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। अगर आप एक सवाल पूछते हैं तो मेरी बातें खत्म नहीं होगी, क्योंकि एक के बाद एक एक होती है ना पानी की जो कतरे होते हैं, एक के बाद एक गिरती हैं, तो फिर एक के बाद एक बात भी आती है और फिर बातें खत्म होने का नाम नहीं लेती। So we have just a limited time, so we will try to explain all the questions you asked. बहुत शुक्रिया अली। अली, आपने डिजिटल मार्केटिंग का नाम लिया, तो डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? यानी अगर मैं नहीं जानता, अगर मैं एक सिंपल अल्फाज में समझाऊं तो हम कोई शॉप, कोई होटल, कोई अस्पताल, कोई छोटी चीज भी अगर खोलना चाहे तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दोस्तों को कह देते हैं कि मैंने ये बिजनेस शुरू किया है, ये अस्पताल, ये फाउंडेशन शुरू किया है, काइंडली आप लोगों को बता दें कि इस जगह इस फलाने बंदे ने ये चीज खोली है, ठीक है। उसके अलावा हम क्या करते हैं, पेंटर्स बुला के वॉल चॉकिंग के लिए, जो वॉल्स पर पेंटिंग करके आपकी एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, वो करते हैं। बैनर बना के मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ रश होता है वही मकामात पर हम बैनर्स भी लगवा देते हैं, जो कि हमें बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, जो बहुत ज्यादा उस पर खर्चा आता है। अगर एक फ्लेक्स आप डिजाइन करके बनाना चाहें तो 20-20 फुट वाला आपको 5-6-8 हज़ार का मिल जाता है। इसी तरह की एक डिजिटल मीडियम्स है, हर कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन इस तरह के प्लेटफॉर्म यूज करता है, लेकिन मोस्टली फेसबुक ही यूज करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग जो मैंने आपको समझाया कि लोगों को आगाह करने के लिए कि फलाना ये मार्केटिंग है। डिजिटल की मानी है डिजिटल मीडियम्स पर अगर हम अपना इश्तेहार लगाते हैं, एक वीडियो बनाकर उसे शेयर करते हैं, अवेयरनेस पे लाते हैं, हॉस्पिटल खोला है, कुछ सर्विसेज हम फ्री दे रहे हैं, डेंटिस्ट हो या कोई हार्ट सर्जरी का मामला हो, वही डॉक्टर इस अस्पताल में फ्री इलाज करवा रहे हैं। उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप क्या करेंगे, आप उसके लिए डिजिटल मार्केटर के पास जाएंगे, फिर वो आपकी बात को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ टैक्टिक्स, मुख्तलिफ एडवर्टाइजमेंट स्पेसिस के थ्रू आपकी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। तो यही थी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम ऑनलाइन अपनी चीजें बेच भी सकते हैं। अगर मैं डिजिटल मार्केटर हूँ तो मैं बहुत से इंटरेस्टेड लोगों को टारगेट करके हर कोई प्लेटफॉर्म जिस पर आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो आपको टारगेटिंग का ऑप्शन जरूर देता है। अगर आप कोई बैनर किसी रश वाली जगह पे लगाते हैं तो वो ऑल इन वन होती है, वो हर किसी के लिए होती है। इंटरेस्ट भी हो, इंटरेस्टेड ना हो, सबको दिखाई जाती है। लिमिटेड टाइम, हफ्ते के लिए लगवा दें, लेकिन वो आपको इतना फायदा नहीं देगी जो जिस तरह आपको डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आपकी पोस्ट दिला सकती है। वो कैसे? वो वैसे कि आप हर कोई फेसबुक पर अलग अलग सर्च करता है। जैसे मैं गाने सुनता हूँ या कोई और गाने सुनता है, तो वो अपनी पसंद के मुताबिक किसी गाने के बारे में सर्च करेगा, तो
फेस बुक उसे कैच कर लेता है, उसे पकड़ लेता है कि फला बंदे ने ये सर्च की है। तो जब कभी कोई नया बैंड लॉन्च होता है, नए सिंगर आते हैं और वो अपनी मशहूरी के लिए फेसबुक की एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, जिसे आपने वीडियो के सिरे में देखा होगा, स्पॉन्सर्ड, इसी तरह वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना मैसेज, अपना गाना पहुंचाने के लिए फेसबुक का सहारा लेते हैं। तो फिर आप जो एड शेड्यूल करते हैं उसमें आपको कीवर्ड देने पड़ते हैं कि हिंदी सॉन्ग, बॉलीवुड सॉन्ग, जो कोई हिट हो चुका हो कोई गाना, तो वो एक कीवर्ड बन जाता है। जैसे इंडिया इंडिया का जो गाना था बी फ्रेक का फिलहाल, फिलहाल अगर आप लिखते हैं तो वो भी कीवर्ड बन चुका होता है जो हिट हो जाता है। तो आप इसी तरह टारगेट करके ले सकते हैं। सो वो एड, आपका एड इंटरेस्टेड आपकी कैटेगरी के मुताबिक शुरू हो जाता है लोगों को देखना। वो लोग जो आपके प्रोडक्ट में, आपके सर्विस में इंटरेस्टेड हो, फेसबुक सिर्फ उसी लोगों को आपका एड, आपका वीडियो दिखाया दिखाएगा। तो ये है इनकी प्रॉपर्टी। अगर इसके चीपर या महंगे और इस तरह के बारे में बात करूं, तो आपको अगर ऑफलाइन मार्केटिंग करनी है तो उसमें आपको लाखों खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप अपनी एडवर्टाइजमेंट पाकिस्तान या इंडिया में करवाते हैं, तो दीज टू कंट्रीज आर द चीपेस्ट कंट्री एज अबाउट टू द एडवर्टाइजमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। सारी दुनिया में सबसे हल्का और सबसे जो कम एडवर्टाइजमेंट पेमेंट आपको पे करनी पड़ती है वो पाकिस्तान और इंडिया है। तो इसमें आप जी, दूसरी जगह अगर आप 40,000 लगाते हैं तो इधर आप 5,000 पे आपका सोशल मीडिया पे आपका काम हो जाता है। अगर आप ऑफलाइन पे 40,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फेसबुक पर या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर 5,000 में आपकी कैटेगरी के मुताबिक आपका मैसेज तक से पहुंच जाता है 2-3 दिन में, जो टाइम ड्यूरेशन आप देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जिसको आप वो मैसेज दिखाना चाहते हैं, आपकी सिलेक्टेड ऑडियंस वहीं पे पहुंचेगा। हर किसी बिल्कुल, के लिए नहीं होगा वो। किसी किसी ऐसे आदमी को आपकी एड दिखाई नहीं जाएगी जिसका आपके कैटेगरी के साथ कोई भी इंटरेक्शन ना हो, बिल्कुल भी ना हो। अगर किसी ने रिसेंटली सर्च किया हो तो उनको दिखाएगा, क्योंकि वो इंटरेस्टेड है। उन्होंने इस वजह से फेसबुक पर सर्च किया है। जैसे हम गूगल पर किसी कीवर्ड को या यूट्यूब पर सर्च करते हैं, तो हम अगर फेसबुक की आईडी बनाना चाहते हैं तो हाउ टू क्रिएट फेसबुक प्रोफाइल, तो उसके नीचे 3, 4, 5, 6, 10 कीवर्ड्स और आ जाते हैं। सेम जुमला होता है लेकिन उनका जो अंदाजे बयां होता है, 1-2 वर्ड उन्होंने चेंज किए होते, तो ये कीवर्ड रैंक हुए हो जाते हैं। तो आप अगर YouTube पे एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहते हैं तो इस तरह के कीवर्ड आप उन टारगेटेड एरिया के सेक्शन में डाल देते हैं। तो जो कोई भी हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक प्रोफाइल, आपने कीवर्ड अपने वीडियो, एडवर्टाइजमेंट वीडियो वाली कीवर्ड में रखा है, तो ये वीडियो उनको सर्च बॉक्स में दिखाई जाएगी एज एन एड। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन सर्विस है। यानी आपके पैसे कहाँ 40-50 हज़ार रुपए से 5,000 रुपए पे आ गए और सिलेक्टेड ऑडियंस भी मिल गई। बिल्कुल। अच्छा अली, आजकल जो है पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लोग घर में बैठे हुए पढ़े लिखे लोग हैं जो कि कुछ नहीं कर पा रहे। तो व्हाट यू प्रेफर, यानी कि आप क्या उनको बोलेंगे कि क्या करें, जॉब करें या बिजनेस करें, या व्हाट यू थिंक? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया, क्योंकि हमारा मसला ये है कि हम बचपन से ही यही सोच अपने दिमाग में लेके करते हैं। हमारी बदकिस्मती यही है कि हमें बताया जाता है कि तुम्हें स्कूल जाना है, स्कूल में तुम्हें रट्टा मारकर अच्छे मार्क्स लेने हैं, फिर उसके बाद कॉलेज में ऐसा, यूनिवर्सिटी बेस, ठीक है। 100 में से एक बंदा ऐसा होता है जो समझता है। 99% बंदे डिग्री लेकर चले जाते हैं किसी कंपनी, लेकिन वो समझते नहीं है। दूसरी बात दूसरी बात ये है कि हम लोग जॉब के पीछे भागते हैं। हम ये नहीं देखते कि हम अपने आप पर अपना टाइम इन्वेस्ट करें तो जॉब हमारे पीछे भी आ सकती है। जैसे हमारे एक टीचर बताते थे कि आपको जॉब के पीछे नहीं भागना। जॉब क्या है? अगर अल्लाह चाहे
اگر ملک کے حالات ایسے ہو جائے جیسے کووڈ-19 چل رہا ہے تو آپ کی جاب جا بھی سکتی ہے. اگر آپ جتنے بھی بڑے تنخواہ والے ہیں آپ کو 4 لاکھ مہینے کے ملتے، لیکن وہ لمیٹڈ نہیں ہے، ان کو آپ سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. اگر کسی کمپنی کا CEO بھی ہو تو وہ بھی ایک دن ریٹائرڈ ہو جاتا، پھر ہی اپنے گھر چلے جاتا ہے. لیکن اگر آپ ایسا اسکل سیکھ لیں جو آپ کے ساتھ نالج تو نالج ہے آپ کے ساتھ ساری عمر رہتی ہے. اگر آپ ایسا اسکل سیکھ لیں جو آپ کو پیسے کما کے دے سکتی ہے تھرو یور ہول لائف. جیسے کسی سیزنل پروڈکٹس ہم بیچتے ہیں تو وہ سیزنل ہوتے ہیں، جب ان کا سیزن چلا جاتا ہے تو وہ کام کے نہیں رہتے. اس طرح جاب کی بھی ہے، جاب آپ کا سیزنل ہے. جب تک آپ 20 سال 30 سال جاب کرتے کریں گے پھر انہوں پینشن کے لیے آپ کی سیلری جو ہے آپ کا گھر کا خرچہ 50,000 ہے اور اگر آپ ریٹائر ہو جائے تو آپ کو 25,000 ماہانہ ملتا ہے ایز اے پینشن. تو آپ کی زندگی دشوار ہو جاتی ہے. اس وجہ سے اگر آپ ایڈیشنل اسکل سیکھ لیں، 8 گھنٹے ڈیوٹی کرے، گھر آ کے پھر فری لانسنگ کے تھرو اپنے سروسز پرووائڈ کرے، اپنا ایک پیج بنائے، جو کام کرے اسی پر اپلوڈ کرتے پھریں. اگر آپ کے ساتھ پورٹ فولیو بھی نہیں ہے تو اسی طرح آپ اگر کسی کلائنٹ کو ای میل کر رہے ہیں تو اپنا لنک بھی دیجیے، اسے بتائیے کہ ادھر وزٹ کر کے میرا کام دیکھ لے. اس کے علاوہ اگر کوئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنا چاہتا ہے تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ لے. یوٹیوب پر سب کچھ فری پڑا ہے، ایسا کانٹینٹ پڑا ہے جسے میں نے پیڈ کورسز میں بھی نہیں دیکھا. پیڈ کورسز بھی اس کے آگے کچھ نہیں تھے. ایسے ویڈیوز میں نے دیکھے ہیں، ایسے کانٹینٹ میں نے دیکھے ہیں. سیکھنا اگر انسان چاہتا ہے تو ہر جگہ سے سیکھ سکتا ہے، سرچ کر کے یوٹیوب پر گوگل پر سیکھ سکتا ہے. تو پاکستان کے جو حالات ہیں ہر کسی کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ آن لائن اسکلس کی طرف ہے، کیونکہ آف لائن کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. جیسے ایک یونیورسٹی تھی انگلینڈ والی، آکسفورڈ والی بنتی، انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے کہ 2030 میں 2 ملین جابس دنیا میں روبوٹس کریں گی. تو پھر انسان کیا کرے گا؟ انسان کی تو پھر گئی جابس مابس. جو سیپرس ہیں، جو بھی ہیں کمپنی کے CEO بھی ہیں، ان کی تو جاب میں خطرے پڑ گئی. تو اس وجہ سے آپ کو ابھی سے ہی اپنی تیاری مکمل کرنی پڑے گی. اگر کسی کے پاس پیسے ہیں، جاب چلی گئی، بزنس شروع کرتے، بہت سے مینٹورس ہیں جس کو آپ فالو کر کے اچھا بزنس، پروفیٹل بزنس آپ شروع کر سکتے ہیں. جیسے آزاد چائے والا ہو گیا، جیسے انیبلرس ہو گئے، جیسے سنی علی ہو گیا. بہت سے ہیں، آپ کو میں گن کے نہیں بتا سکتا، لیکن بہت سے ہیں جس کو آپ فالو کر کے زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں. بہترین، بہت زیادہ. اچھا، اب آپ کو میں نے اگر اس کو سمرائز کروں تو آپ یہ بولتے ہیں کہ جی جاب سے بہتر بزنس ہے، کاروبار کریں. جی میرا بھی بالکل. یہی ماننا ہے کہ کاروبار میں ہی برکت ہے، کاروبار کریں، آپ نوکری دینے والے بنے لوگوں کو. جی اچھا، بالکل. اب جیسے اس پروگرام کا وہ بیس ہے، وہ ہے کنیکٹڈ پاکستانی. تو اب اس میں ایک اگلا سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم پاکستان کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آنا چاہ رہے ہیں. میں کراچی بالکل. میں ہوں، آپ سوابی میں. اگر میرا کوئی فرینڈ سوابی سے کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو یہاں کیا ایسی بزنس اپرچونیٹی ہیں، ایسی کیا پروڈکٹ ہیں جو ہم کراچی لا کے بیچ سکتے ہیں، یا کراچی سے ایسے کیا پروڈکٹ آپ سمجھتے ہیں کہ جس میں سوابی میں ضرورت ہے اس وقت؟ جی آپ نے ایک امپورٹنٹ بات بتائی ہے، کیونکہ کراچی پاکستان کی ایک فائنانشل جو پیسے بنتے ہیں وہ کراچی سے بنتے ہیں. کراچی میں کمپنیاں ہیں جو کہ ڈیلیور کرتی ہیں آل پاکستان کو. یہاں جو چیزیں ہمیں ڈیلرز کے تھرو آتی ہیں تو وہ کمپنی سے ایک ریٹ پر لیتے ہیں، ادھر ہمیں اس کا پریفل قیمت ادا کرنی پڑتی. کیوں؟ عوام پوچھتے نہیں ہیں، عوام جاننے کی کوشش نہیں کرتے. اگر ادھر سے میں ایک سوٹ لے لیتا ہوں، ایک کرتا لے لیتا ہوں جو کمپنی والا آپ کو ہول سیل کے ریٹ پر 400 روپے میں دیتا ہے، ادھر وہ آ کے 2,000 کا ہو جاتا ہے. فرسٹ آف آل لوگ یہ کہتے نہیں ہیں، ان سے پروف نہیں مانتے کہ آپ مجھے دکھاؤ آپ
बिल्कुल मुनाफा कमाना चाहते हो, मजदूरी करना चाहते हो, लेकिन करो, मुझे प्रूफ दिखाओ। आगे से कहते हैं कि तुम एक चीज ले रहे हो, तुम्हें मैं क्यों दूं, किसी दूसरे से ले लो। तो मजबूरी होती है इंसान की, वो करना पड़ता है। इसी तरह अगर मैं रिकमेंड करूँ, सवाबी के जो रहने वाले हैं, लाहौर में एक आजाद चायवाला सर ने एक वीडियो बनाई थी, जो जिनका एक कपड़े का कारखाना था, आपने भी देखा होगा। उसमें वो इतने अच्छे अच्छे सूट दिखा रहे थे कि मेरा ये बेचा जो है ना, ये मुड़ गया, ये फ्यूज हो गया। क्योंकि मैं समझ गया कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान वैसे भी गरीब गरीब हो रहा है, मालदार मालदार हो रहा है, लेकिन वट इज द थिंग बिहाइंड है, ये बड़े बड़े माफियाज हैं इधर। वो सूट बेच रहे होलसेल में 300 रुपए का, 300 से 400 रुपए का। इधर हमें आके वही सूट ये लोग 2200 2500 में सेल करते हैं, इधर सवाबी में। अगर मैं अपनी सवाबी की बात बताऊं, तो अगर कोई कराची से इन्वेस्टर या यहाँ का रहने वाला वहीं से बस के जरिए माल मंगवाए, तो आपको किराया पड़ जाता है 3-4 हजार, लेकिन आपको बहुत कुछ इधर मिल जाता है। आप दूसरे शॉपर्स के जरिए या दूसरे शॉपर्स से कम रेट चला के बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, कस्टमर भी ले सकते हैं। क्योंकि पहले हम कहते हैं कि जो अच्छी क्वालिटी का चीज देता हो और रेट भी रीजनेबल हो, तो हम वही जाते हैं। तो अगर कोई स्वाबी में है तो आइडिया फॉलो करके जा सकते हैं। मेरा खुद भी यही मिशन है, यही आइडिया है कि मेरे पास अगर 1-1.5 लाख पैसा आए तो मैं कपड़े का कारोबार शुरू करके, क्योंकि ये ऐसा कारोबार है जो मौत तक खत्म नहीं होगा, इसका कोई खत्म होने का चांस नहीं है, क्योंकि एक जरूरत है। हर किसी को कपड़ा चाहिए, गरीब है मालदार है हर कोई है, लेकिन चाहिए जरूर। तो स्वाबी वाले कराची से कपड़ा मंगवा कर इधर अच्छी रीजनेबल रेट पे बेच सकते हैं। और स्वाबी में मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है कि कराची ले जा सके, क्योंकि इधर रीजनेबल फैक्ट्रीज नहीं है। और हाँ, इसके अलावा जो यहाँ का आलू है, यहाँ का फ्रूट्स हैं, यहाँ के जो लहसुन है, वो कराची जाया करते हैं। इधर बड़े बड़े जमींदार रहते हैं जो फर्स्ट में कराची जाकर कराची के मंडाई में वो बेच देते हैं, और इधर आके फिर पैसे साइड पे कर लेते हैं, क्योंकि इधर उसी की बनिस्बत आपको कम रेट पे सेल करना पड़ता है, उधर कराची लाहौर जाके आपको अच्छे रेट पे सेल करना पड़ता है। तो वैसे अगर जैसे कोई पाकिस्तान कराची से आए या सवाबी, तो जी, कोई आपकी अगर आवाज। घूमने के लिए आ रहा है सवाबी। जी जी, जी। अब आई आपको आवाज? जी जी, अभी जी, मैं सही ये है। बोल रहा हूँ, अगर कोई कराची से सवाबी आ रहा है एज अ होलसेलर बन के, कि यहाँ से कपड़े जो आपने बताया, कुर्तियाँ कपड़े लेकर आए, शलवार कुर्ते लेकर आए, और वहां पर रहे 1 महीना, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या आती है, यानी कि कितने पैसे जेब में रख के लेकर आएगा सवाबी? इधर इधर ऐसा है ना, शहर की बनिस्बत अगर आपके किसी शहर में रेजिडेंस है, आप 1 महीना 2 महीना रहते हैं, आपको 1 महीने का पड़ गया 15 हजार। इधर आप हाफ कर ले, क्योंकि इधर जो घर हैं, जो अपार्टमेंट्स हैं, उनका किराया बहुत कम है। जो मैंने एक दुकान ली है, मेरे घर के पास ही है, गांव में रहे, दुकान शहर में डाले, आए, एक मोटर बाइक खरीद के 15 हजार 12 हजार में मिल जाती है। आप सुबह जाए, शाम को घर आए। इधर मार्केट ज्यादा जो है ना, रात को नहीं चलती इधर, सुबह बिल्कुल अर्ली ही ये शुरू हो जाती हैं दुकानें, और रात को 11-12 बजे तक चलती हैं, फिर बंद हो जाती हैं। और इसके अलावा अगर आप रेजिडेंस या ये इधर रहने की बात करते हैं, तो खर्चा आपको बिल्कुल रीजनेबल, बिल्कुल कम पड़ता है, क्योंकि इधर आम तौर पर किराया कम है। और इधर जो खर्चे शहर में होते हैं, जैसे आपको खाना बाहर से लाना पड़ता है, वो भी महंगे रेट में होता है।
جیسے آپ کو لوکل ٹرانسپورٹیشن کے تھرو جانا پڑتا ہے، تو شہر میں آپ سے رکشے والا اگر جاتا ہے تو آپ سے 1 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر سے 100 روپے 150 روپے کاسٹ کرتا ہے. ادھر آپ تقریباً اگر 40 کلومیٹر ایسی جگہ ہے کہ 40 کلومیٹر ان کا فاصلہ ہے تو آپ کو 30 روپے یا 40 روپے دینے پڑتے ہیں ادھر ثوابی. بس بس یہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے نا؟ جی میں آج بالکل، پہلی دفعہ یہ صرف ثوابی کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ پشاور جائیں تو آپ کو قریب سے قریب جگہ کی بھی آپ کو وہ ٹیکسی والے 70 روپے کاسٹ کرتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے. 70 روپے از نتھنگ. میں یہ بتا رہا ہوں نا، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو شہر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کچھ بچ اس لیے نہیں رہا کہ وہ ان کی ایکسپینڈیچر زیادہ ہے. اگر وہ ادھر ثوابی آئے تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اچھا علی، اگر آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے تو آپ کو اپروچ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ میرا یہ ہے کہ میرا یہ واٹس ایپ نمبر میرے پروفائل میں ہے، میرا پیج ہے ڈیجیٹل پاکستان موومنٹ، اس میں میرا نمبر ہے. میرے پروفائل پر آ کے میسنجر پر ٹیکسٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی ہیلپ چاہیے ہو یا کوئی ثوابی شیفٹ ہونا چاہتا ہے یا کوئی ایسا ہیلپ جو ثوابی میں آپ کا کام ہو لیکن آپ کو آنا دشوار ہو، جیسے لاک ڈاؤن بھی ہے اور بعض جگہوں پہ اور حالات بھی اچھی نہیں ہے، تو میں انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ مجھے میسج کر کے ساری ڈیٹیلز بھیج کے میں آپ کی کام کر دوں گا انشاءاللہ. خدمت حل کرنا تو ایک عبادت ہے مسلمان کے لیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اچھا علی، آخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے انٹرویو، کوئی ایک ایڈوائز آپ جو دینا چاہیں لوگوں کو. بالکل میں بتاؤں گا. میں سب کو یہی دینا چاہوں گا کہ مسلمان کا مقصد ہے کہ اس دنیا میں بھی ایسی زندگی گزارے کہ کسی کو اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور اس دنیا میں بھی جو راہ حق ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی دنیا والی زندگی. اگر آپ سوشل میڈیا پر بھی ہیں اور ویڈیوز بھی بناتے ہیں تو ایسی کائنڈلی ایسی ویڈیوز نہ بنائیں جو لوگوں کو بری لگے، جو لوگوں کو تکلیف دے. کیونکہ آپ کا تکلیف دینا اس پر نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو تپڑ مار دی یا کسی سے لڑائی کر دی یا کسی سے کوئی چیز چوری کر دی. یہ بھی ایک تکلیف دہ ہے کہ آپ اگر غلط پر ہیں اور غلط ویڈیوز بنا رہے ہیں اور دوسروں کو اس کی تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کا اچھا نہیں ہے. دوسرا اسٹوڈنٹس ہمارے اچھے ہیں، لرننگ کے لیے بھی اچھے ہیں. آل پاکستانی ان میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ دنیا کے کسی اور ملک میں ینگ جنریشن میں نہیں ہوگا، جیسا کہ پاکستان کی ینگ جنریشن 60% سے زیادہ ہے. سو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ایجوکیشن پر فوکس بھی کرے، لیکن اس سے زیادہ وقت سے پہلے ہی، اگر آپ 13 سال 12 سال کی عمر میں بھی ہے تو ایسا اسکل سیکھے کہ آپ اگر یونیورسٹی تک جائیں تو آپ نے اپنی ریپوٹیشن، اپنی ارننگ اتنی بنا رکھی ہو کہ آپ ڈپینڈنٹ نہ ہو اپنے ماں باپ پر، کیونکہ حالات ویسے بھی خراب ہے اور آپ کو کانشیس وقت سے پہلے ہونا پڑے گا. تو بہت بہت شکریہ اپنی انٹرویو میں بلانے کا. آپ کی بہت بہت شکر شکریہ آپ کے گزار. ٹائم دینے کا. جی بہت بالکل. بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا علی، کیونکہ جی آپ جو ہے وہ ہمارے آئے، ہم موسٹ لوگوں کو اتنی ویلکم. اچھی آپ باتیں بتائیں. بالکل. سو بس یہ آپ تھے اگر بی ایڈ جی کرنا چاہیں کر سکتے. جی، تو یہ تھے علی اختر زمان صاحب. انہوں نے جو باتیں کہیں، اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. ثوابی جانا چاہتے ہیں، کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں، ثوابی سے کوئی گھومنا چاہتے ہیں تو ان سے رابطہ کریے، یہ بالکل آپ کو ہیلپ کریں گے. تو اسی کے ساتھ اپنا انٹرویو ہم آج کنکلوڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.